नमस्कार। पाठ्यक्रम औपचारिक भाषा और स्वचालित सिद्धांत कंपाइलर डिज़ाइन में एक अनुप्रयोग के व्याख्यान संख्या 4 में आपका स्वागत है। इस व्याख्यान में हम पंपिंग लेमा के बारे में बात करेंगे। इस व्याख्यान का मुख्य उद्देश्य नियमित भाषाओं की पहचान, नियमित भाषा में जिसे हम पंपिंग लेमा भी कहते हैं। दूसरा, नियमितता की अस्वीकृति कैसे पहचानी जाती है उस पर बात करेंगे। और तीसरा, हम देखेंगे कि नियमित भाषाओं की सीमाओं को कैसे समझा जाता है। पहले हम यह देखते हैं कि सीमित स्वचालित और नियमित भाषाओं के बीच में संबंध क्या है। सीमित स्वचालित मीन्स क्या? यह है आपका फाइनाइट ऑटोमेटा। और नियमित भाषा किसे बोलते हैं? रेगुलर एक्सप्रेशंस को। तो सीमित स्वचालित और नियमित भाषा औपचारिक भाषा सिद्धांत और कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में मौलिक रूप से जुड़े हुए अवधारणाएं हैं। एक नियमित भाषा वह भाषा होती है जिसे एक सीमित स्वचालक द्वारा पहचाना जा सकता है, जिसका अर्थ है कि एक फाइनाइट ऑटोमेटा होता है जो केवल उन स्ट्रिंग को स्वीकार करता है जो उस भाषा से संबंधित होती है। अगर हम इसको समराइज करने की कोशिश करें तो इसका मतलब ये है कि नियमित भाषा हम उसी भाषा को कहते हैं जिसके लिए हम सीमित स्वचालन प्रणाली का निर्माण कर सके। इसका महत्व क्या है? यह सरलता और सटीकता के बारे में बताता है। सीमित स्वचालितताएं नियमित भाषाओं को दर्शाने और हेरफेर करने का एक सरल और सटीक तरीका प्रदान करती है। वे यह समझने के लिए बुनियादी मॉडल है कि सरल कंप्यूटेशन उपकरण प्रतीकों की स्ट्रिंग को कैसे संबोधित करते हैं। दूसरा महत्व है सैद्धांतिक आधार। सीमित स्वचालितताओं और नियमित भाषाओं का अध्ययन अधिक जटिल कंप्यूटेशनल मॉडल और भाषाओं को समझने के लिए आवश्यक है, जो चॉम्स्की के पदानुक्रमांक का आधार बनता है। इसके मुख्य अनुप्रयोग क्या हैं? सीमित स्वचालित और नियमित भाषाओं के मुख्य अनुप्रयोग क्या हैं? तो पहला मुख्य अनुप्रयोग है पाठ प्रसंस्करण। नियमित अभिव्यक्तियां जो नियमित भाषाओं से निकटता से संबंधित है, पाठ खोज और पैटर्न मिलान अनुप्रयोगों जैसे पाठ संबंधक, खोज इंजन और प्रोग्रामिंग भाषाओं में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। दूसरा, इसका मुख्य उपयोग कंपाइलर डिजाइन में होता है। सीमित स्वचालितों का उपयोग कंपाइलर के पहले चरण, जिसे हम लेक्सिकल एनालिसिस या भाषा विश्लेषण में भी कहते हैं, में इनपुट स्ट्रिंग को सार्थक प्रतीकों से विभाजित करने के लिए किया जाता है। इसका तीसरा उपयोग नेटवर्क प्रोटोकॉल। सीमित स्वचालितताओं का उपयोग नेटवर्क प्रोटोकॉल के व्यवहार को मॉडल और सत्यापित करने के लिए किया जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे विभिन्न स्थितियों में सही ढंग से काम कर सकते हैं या नहीं। चौथा उपयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता। सीमित स्वचालितताओं का उपयोग सरल एआई सिस्टम को डिजाइन करने में किया जाता है, विशेष रूप से प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण में, जैसे कि भाषा पहचान और पाठ पार्सिंग कार्यों के लिए। अब हम देखते हैं जो हमारे इस व्याख्यान का मुख्य टॉपिक है, पंपिंग लेमा, कि क्यों पंपिंग लेमा को भाषा की नियमितता की जांच के लिए लागू किया जाता है। तो पंपिंग लेमा एक मौलिक उपकरण है जिसका उपयोग यह निर्धारित करने में किया जाता है कि कोई विशिष्ट भाषा नियमित है या नहीं। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, नियमित भाषा का मतलब यह होता है कि हम उस भाषा के लिए एक सीमित स्वचालन प्रणाली बना सकते हैं, एक फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं। तो पंपिंग लेमा एक मौलिक उदाहरण है जिसका उपयोग यह निर्धारित करने में किया जाता है कि कोई भाषा नियमित है या नहीं, मतलब हम उसके लिए एक फाइनाइट ऑटोमेटा और एक सीमित स्वचालित प्रणाली सिस्टम बना सकते हैं या नहीं। इसे वह गुणसूत्र पर आधारित किया गया है जिन्हें सभी नियमित भाषाएं पूरी करनी चाहिए, और इसे प्राप्त करने के लिए एक तरीका प्रदान करता है कि एक भाषा के पास नियमित होने के लिए आवश्यक गुणसूत्र है या नहीं। सीमित स्वचालित और नियमित भाषाओं में नियमितता की जांच का क्या महत्व है? तो इसका पहला महत्व है भाषा की जटिलता को समझना। यह निर्धारित करने में मदद करता है कि भाषा क्या नियमित है। नियमित भाषाएं सीमित स्वचालितताओं द्वारा मान्यता प्राप्त की जाने वाली सरलतम भाषाओं की श्रेणी है। यह जानना कि एक भाषा नियमित नहीं है, इसका मतलब है कि अधिक जटिल मॉडलों जैसे संदर्भ मुक्त व्याकरण या ट्यूरिंग मशीन की आवश्यकता है। तो इसका महत्वपूर्ण मतलब यह है
कि भाषाओं की जटिलता को समझ के यह निर्णय किया जा सकता है कि इसके लिए साधारण सीमित स्वचालित प्रणाली के द्वारा भी इसको बनाया जा सकता है, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी चेक किया जा सकता है, या कठिन ट्यूरिंग मशीन की आवश्यकता है। दूसरा उपयोगिता, गणना में दक्षता। नियमित भाषाएं सीमित स्वचालितों द्वारा प्रसंस्कृत हो सकती है। यदि एक भाषा नियमित है तो उसके पैटर्न मिलान, भाषाई विश्लेषण और अधिक के लिए अभिकलन के लिए कुशल एल्गोरिदम के कार्यान्वयन की अनुमति होती है। उल्टे यह जानना कि एक भाषा नियमित नहीं है सीमित स्वचालितों पर आधारित अकार्यकलन के उपयुक्तता को रोकता है। तीसरा, व्यवहारिक अनुप्रयोग। कंपाइलर डिजाइन, पाठ प्रसंस्करण और नेटवर्क प्रोटोकॉल सत्यापन जैसे व्यवहारिक परिस्थितियों में यह जानना कि कोई भाषा नियमित है या नहीं व्यवहारिक कार्यों के लिए उपयुक्त उपकरण और तकनीकों का चयन करने में मदद करता है। अब हम देखते हैं पंपिंग लेमा के बारे में। अभी तक हमने देखा कि एक नियमित भाषा या एक रेगुलर लैंग्वेज और फाइनाइट ऑटोमेटा एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, उनकी उपयोगिता क्या है। अब हम देखेंगे कि किसी भाषा को नियमित है या नहीं, उसे कैसे हम जांच सकते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या साधन उपलब्ध है। तो वह साधन है पंपिंग लेमा। तो पंपिंग लेमा का परिभाषा और उद्देश्य। तो पंपिंग लेमा संकेतात्मक भाषा सिद्धांत में एक मौलिक सिद्धांत है जो नियमित भाषाओं के गुणधर्मों का विश्लेषण करने के लिए प्रयुक्त होता है। पुनः ध्यान दें तो पंपिंग लेमा किस चीज के लिए यूज होता है? इसका उपयोग होता है कि कोई भाषा नियमित है या नहीं है। यह एक आवश्यक स्थिति प्रदान करता है जिसे सभी नियमित भाषाएं पूरी करनी चाहिए। पंपिंग लेमा का मुख्य उद्देश्य यह है कि यह सिद्ध करने में मदद करता है कि कुछ भाषाएं नियमित नहीं हैं, इसलिए कि वे इस शर्त को पूरा नहीं करती। इसका मतलब यह है कि पंपिंग लेमा में कुछ शर्त होती है भाषाओं को लेके। अगर वह शर्त पूरा नहीं होता तो हम बोलते हैं कि भाषा नियमित नहीं है, लेकिन अगर शर्त पूरा होता है तभी हम बोलते हैं कि भाषा नियमित है। इसका मतलब उस भाषा के द्वारा जनरेटेड जितने भी स्ट्रिंग है सभी के सभी एक ही फाइनाइट ऑटोमेटा के थ्रू एक्सेप्ट हो जाएगा। अब हम पंपिंग लेमा का मौलिक अवधारणा देखते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक सीमित स्वचालन प्रणाली या एक फाइनाइट ऑटोमेटा एम है। हम पिछले व्याख्यान में पहले भी बात कर चुके हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा को हम 5 अलग अलग सिंबल के द्वारा डिफाइन करते हैं। जैसे वो सिंबल हमने जो यहाँ पे दिखाया है आपको, Q, सिग्मा, डेल्टा, Q0 और F। इसमें Q आपके स्टेट के समूह, सिग्मा आपके इनपुट के समूह, डेल्टा आपके प्रतिबिंबन या ट्रांजिशन के समूह, Q0 प्रारंभिक अवस्था और F आपके अंतिम अवस्था के समूह को प्रस्तुत करता है। तो मान लीजिए आपके पास एक ऐसा सीमित स्वचालन प्रणाली है जिसका नाम आपको समझाने के लिए यहां पे हमने M दिया है, जिसमें टोटल आपके P अवस्थाएं हैं। P अवस्थाएं या उसी को हम स्टेट भी बोलते हैं। अब मान लीजिए आपके पास एक भाषा है, एक नियमित सेट है जिसे हम सिंबल के द्वारा यहाँ पे L से प्रस्तुत कर रहे हैं, और वो जो सभी सेट है वह M में स्वीकार्य है। इसका मतलब वह फाइनाइट ऑटोमेटा वो सेट के सभी एलिमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है। अब मान लीजिए हम कोई एक स्ट्रिंग Z लेते हैं। इसका मतलब L हमारा क्या है? एक नियमित सेट है, उसमें बहुत सारे स्ट्रिंग है। हम उसमें से कोई एक स्ट्रिंग लेते हैं जिसे हमने यहाँ पे सिंबल Z के थ्रू बताया हुआ है, और Z की जो स्ट्रिंग की जो टोटल लेंथ है, जो लंबाई है, वह R है।
अब यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना है कि आपके जो एम है, जो सीमित स्वचालन प्रणाली है, उसमें जो स्थिति है, अवस्थाएं हैं या स्टेट है, वह पी है। और हमने एक सैंपल स्ट्रिंग लिया है जिसकी लंबाई आर है। अब अगर आपके स्ट्रिंग आर की लंबाई आपके स्टेट पी से या बराबर है या उससे ज़्यादा है, तो हम उस स्ट्रिंग जेड को 3 हिस्से में बांट सकते हैं। वह 3 हिस्सा यू, वी और डब्ल्यू है। आप देख सकते हैं वहां पे हमने लिखा हुआ है जेड इज इक्वल टू यू वी डब्ल्यू। अब ये हिस्सा बांटते टाइम हमें विशेष रूप से यह ध्यान रखना है कि वी जो बीच में जो है सिंबल, वो कभी नल नहीं हो सकता। इसका मतलब वहां पे कोई ना कोई इनपुट होना चाहिए। दूसरी विशेष बात, जो यू और डब्ल्यू की जो मिली जुली जो लंबाई है, जो उसकी कंबाइंड लेंथ है, वह आपके जो एम है, जो फाइनाइट ऑटोमेटा हमने माना है जिसमें अवस्थाएं पी है, तो उसकी जो मिली जुली जो लेंथ है वह पी के या तो छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। अब हम कैसे बता सकते हैं कि वह भाषा नियमित है कि नहीं? एक बार इस तरीके से यू वी डब्ल्यू में बांटने के बाद जेड को फिर हम उसे प्रस्तुत कर देते हैं यू वी के पावर आई डब्ल्यू, और हम उसमें आई की अलग अलग वैल्यू प्रस्तुत करते हैं, जैसे आई इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू 1, आई इज इक्वल टू 2, आई इज इक्वल टू 3। अगर वह जो वी है जिसमें हम आई के अलग अलग वैल्यू पुट करते हैं, उसके बाद जो रिजल्टिंग जो आपका स्ट्रिंग बनता है, अगर वो सभी स्ट्रिंग आई के अलग अलग वैल्यू के लिए अगर वो एलिमेंट है रेगुलर सेट एल का, तो हम बोलेंगे कि यह भाषा नियमित है। अगर एक भी आई के वैल्यू के लिए अगर वो एलिमेंट ऑफ एल नहीं हुआ, इसका मतलब उस नियमित सेट का वो हिस्सा नहीं हुआ, तो हम बता देते हैं कि यह नियमित भाषा नहीं है। तो हम यह देखेंगे कि पंपिंग लेमा का उपयोग समस्याओं को हल करने के लिए चरणबद्ध तरीके से कैसे किया जाता है। तो आपका पहला चरण है कि जो भी भाषा जिसे यह देखना है कि यह नियमित है या कि नहीं, तो पहले हम मान लेते हैं कि वह भाषा नियमित है। इसका मतलब हम क्या मानते हैं कि वह भाषा एल नियमित है और उसके जो समूह हैं, वह भाषा जो रेगुलर सेट जनरेट करेगा, वह एक फाइनाइट ऑटोमेटा जिसे हम 5 अलग अलग बिंदु में समझाते हैं, उसके द्वारा वह स्वीकार्य है। तो स्थिति 1 में क्या रहेगा कि हम पहले भाषा को मान लेंगे कि वह नियमित है। उसके बाद हम स्टेप 2 में, चरण 2 में एक लंबी स्ट्रिंग चुनते हैं। लंबी स्ट्रिंग चुनते इसका मतलब एल हमारा एक रेगुलर लैंग्वेज है, इसका मतलब उसमें उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट होते उसके सेट में। तो हम कोई एक पी लेंथ का, पी यहां पे क्या प्रस्तुत कर रहा है? पी आपका प्रस्तुत कर रहा है उस फाइनाइट ऑटोमेटा के स्थिति कि उसमें कितने स्थिति या कितने स्टेट हैं। तो हम एक ऐसी स्ट्रिंग लेते हैं एल से जिसकी लंबाई, यहां पे हमने उस स्ट्रिंग को समझाने के लिए आपको जेड दिखाया हुआ है, तो जेड की लंबाई कम से कम पी के बराबर हो या पी से ज्यादा हो। इसका मतलब फाइनाइट ऑटोमेटा में जो स्टेट है उससे जेड की लंबाई, स्ट्रिंग की लंबाई कम नहीं होनी चाहिए, भले उससे ज्यादा हो जाए या उसके बराबर हो जाए। एक बार वह स्ट्रिंग जेड लेने के बाद फिर हम पंपिंग लेमा के हिसाब से जो अभी हमने जो उसको परिभाषित किया है, उस जेड को 3 हिस्से में बांटते हैं। आप वहां पे देख सकते हैं कि वो जेड के जो 3 भाग है, हम उसे सिंबल के द्वारा यू, वी और डब्ल्यू में दर्शाया हुआ है। तो आप देखिए
जेड इज इक्वल टू हमने लिखा हुआ जेड बराबर यू वी डब्ल्यू। इसका मतलब यह है कि जेड को हमने 3 हिस्से में बांटा है, लेकिन यहां पे आपको विशेष तौर पे ध्यान देना पड़ेगा कि जब यह 3 हिस्से में बांटते हैं तो हमें खास ध्यान रखना है कि बांटने के बाद आपके U और W जो सब स्ट्रिंग है, मतलब जेड आपका एक पूरा स्ट्रिंग है और U और U, V और W उसके छोटे छोटे सब स्ट्रिंग है, तो उसमें U और W की जो कंबाइंड लेंथ है, जो मिली जुली लंबाई है, आपके फाइनाइट ऑटोमेटा के नंबर ऑफ स्टेट या स्थिति जिसे हम P से दर्शाए हुए हैं, उससे या तो छोटा होना चाहिए या जब उसके बराबर हो सकता है। UW की लेंथ इससे P से ज़्यादा नहीं हो सकती। और साथ में V, अब आपको ध्यान रखना है, V अगर पुनः ध्यान दे Z बराबर UVW, तो V आपके मध्य का सब स्ट्रिंग है, तो V कभी भी नल नहीं हो सकता। इसका मतलब वहाँ पे कोई ना कोई आपका टर्मिनल सिंबल होगा। इसी कारण हमने बताया है कि V की जो लेंथ है वो ग्रेटर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए 0 से। तो पुनः मैं रिपीट कर रहा हूं कि पहले हम भाषा को मान लेंगे कि वह नियमित है, हम यह मान लेंगे कि उसके लिए एक सीमित स्वचालन प्रणाली उपलब्ध है जिसमें नंबर ऑफ स्टेट P है। फिर हम उस लैंग्वेज से हम एक ऐसी स्ट्रिंग चुनेंगे Z जिसकी लंबाई आपके P के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए। फिर तीसरी स्थिति में हम उस Z को 3 हिस्से में बांटेंगे U, V, W, जहां पे U और W की में जो कंबाइंड लेंथ है वो आपके P से छोटा या बराबर होना चाहिए। और V को हम कभी भी नल नहीं रखेंगे, मतलब वह नल सिंबल नहीं रहेगा। यह 3 चरण करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, एक बार जब वह U, V और W में बट जाता है, उसके बाद उस सब स्ट्रिंग को हम U, V के पावर I और W में पुट कर देते हैं। ये करने के बाद हम I की अलग अलग वैल्यू हम 0 से शुरू करके, मीन्स I इज इक्वल टू 0, I बराबर 1, I बराबर 2, इस तरीके से अलग अलग वैल्यू पुट करते हैं। उसके बाद जो आपका जो स्टेप 5 है, चरण 5 है, हम I का वो मान चुनते हैं, क्योंकि I की वैल्यू पुट करने के बाद हमें अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग स्ट्रिंग मिलती है। हम यह देखते हैं कि यह जो रिजल्टिंग स्ट्रिंग आया है, यह L का जो रेगुलर सेट है उसका एलिमेंट है कि नहीं। तो हम I की वो वैल्यू चुनते हैं जहां पे आपका U, V टू पावर I, W ये L में नहीं होता। अगर हमें कोई ऐसे I की वैल्यू मिल जाता है तो यह चरण 6 में क्या उत्पन्न करता है, विरोधाभास उत्पन्न करता है। विरोधाभास उत्पन्न करता है, इसका मतलब चरण 1 में हम यह मान के चलते हैं कि लैंग्वेज L जो है वह नियमित है, रेगुलर लैंग्वेज है। लेकिन चरण 6 में देखते हैं कि I की कुछ वैल्यू ऐसी उपलब्ध है जिससे यह सिद्ध होता है कि यह लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। तो इसी विरोधाभास के तहत फिर चरण 7 में हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि जो लैंग्वेज जिसे पहचानने के लिए दिया गया था कि यह लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं, चरण 7 में हम उसकी घोषणा कर देते हैं कि यह लैंग्वेज नियमित नहीं है। तो अभी हमने यह देखा कि पंपिंग लेमा को चरणबद्ध तरीके से उपयोग करके कैसे हम किसी लैंग्वेज को चेक कर सकते हैं कि वह नियमित है या नहीं है। इसी चीज को हम दोबारा समझने की कोशिश करेंगे कुछ उदाहरण के द्वारा। तो आपका जो पहला उदाहरण है, जो ऊपर हमने जो चरणबद्ध पढ़े हैं, उसी चरणबद्ध को हम फिर से समझने की कोशिश करेंगे। हमने कुछ यहाँ पे कुछ लैंग्वेज लेके रखे हुए हैं, हमें यह देखना है कि यह नियमित है कि नहीं है।
तो यह लैंग्वेज अगर आप देखेंगे तो हमने इसमें लिया हुआ है L बराबर a की पावर n b के पावर n, जहां पे n की जो संख्या है वह या तो शून्य से शुरू होके शून्य के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए। अगर हम इस भाषा को पुनः समझने की कोशिश करें तो आप देखिए, अगर n की वैल्यू अगर हम शून्य रखें तो a के बराबर शून्य, b के बराबर शून्य, इसका मतलब वह एप्सिलॉन को जनरेट करेगा। अगर n बराबर 1 एक रखते हैं तो आपके a b, n बराबर 2 रखते हैं तो a b b। यह जो मैं बता रहा हूं यह इस लैंग्वेज L का रेगुलर सेट है। वैसे a बराबर 3, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, इस तरीके से हम कुछ रेगुलर सेट जनरेट कर लेते हैं। अब ऊपर के जो पंपिंग लेमा के जो चरण थे उसे इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हमने मान लिया कि L इज इक्वल टू a टू पावर n b टू पावर n नियमित है। उसके बाद हमने यह भी माना कि हमारे पास कोई एक सीमित स्वचालन प्रणाली या कोई एक फाइनाइट ऑटोमेटा है जो इस नियमित भाषा L इज इक्वल टू a टू पावर n b टू पावर n को स्वीकार करता है, क्योंकि वह सीमित स्वचालन प्रणाली है। इसका मतलब उसमें आपके सीमित नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे, सीमित स्थितियां होंगी। हम कोई भी स्थिति मान सकते हैं। जैसे इसमें मैंने माना कि वह स्थिति p इज इक्वल टू 5 है, 5 है। आप चाहें आप उसे 6 मान सकते हैं, 7 मान सकते हैं, आप 4 मान सकते हैं। आप कोई भी स्थिति मान सकते हैं कि हाँ, एक सीमित स्वचालन प्रणाली है, एक फाइनाइट ऑटोमेटा है जो इस लैंग्वेज L के सभी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है जिसमें नंबर ऑफ स्टेट या स्थिति आपके 5 हैं। अब इस स्थिति के हिसाब से अब हमें एक ऐसी स्ट्रिंग Z चुनना पड़ेगा L से जिसकी लंबाई 5 के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए। इसलिए आपको समझाने के लिए यहां पे मैंने चुना है a के पावर 3 b के पावर 3। अगर आप इसकी लंबाई देखेंगे तो ये कितना है, 6, और आपने नंबर ऑफ स्टेट कितना माना था, 5। पुनः बोल रहा हूं कि क्या यही स्ट्रिंग लेना जरूरी है? नहीं, आप कोई भी स्ट्रिंग ले सकते हैं उस रेगुलर सेट L का जो जिसकी लंबाई 5 से ज्यादा हो। जैसे अगर हम a के पावर 4 b का पावर 4 करें तो उसकी लंबाई 8 हो जाएगी, हम वो स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। अगर a के पावर 5 b का पावर 5 करते तो उसकी लंबाई 10 हो जाएगी, हम वो भी स्ट्रिंग ले सकते हैं। तो हम कोई भी स्ट्रिंग ले सकते हैं जिसकी लंबाई जो हमने माना कि नंबर ऑफ स्टेट 5 है उससे ज्यादा है। एक बार यह स्ट्रिंग लेने के बाद फिर हम चरण 3 के तहत अब हम क्या करेंगे, जो a के पावर 3 b के पावर 3 है उसे 3 भागों में बांटेंगे, u v w। इस पे हमने पहले ही चर्चा किया है और वह चरण स्टेप्स पुनः आपको दिखाया गया है। तो देखिए z इज इक्वल टू a के पावर 3 b के पावर 3। अब यहां पे पुनः प्रश्न उठ सकता है कि क्या यही फाइनल डिवीजन है? नहीं, आप अपने समझ से आप उसको बांट सकते हैं। आपको विशेष ध्यान रखना है जो मैं बताऊंगा भी, कि जैसे मैंने u बराबर a3 लिया, a के पावर 3, v बराबर b लिया और w बराबर b स्क्वायर। अगर आपको ध्यान होगा बांटते टाइम हमें विशेष ध्यान रखना है कि u और w की जो कंबाइंड लेंथ है वो आपके p मतलब नंबर ऑफ स्टेट के या तो छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। अब यहां पे जो मैंने बांटा है अगर आप देखेंगे तो u इज इक्वल टू a पावर 3 रखा है और w इज इक्वल टू मैंने b स्क्वायर रखा है। तो u w की जो कंबाइंड लेंथ है वह 5 है और 5 ही हमारे नंबर ऑफ स्टेट्स हैं। हम इससे लेस भी ले सकते थे, हम u a स्क्वायर ले सकते थे, w b स्क्वायर ले सकते थे, उसकी कंबाइंड लेंथ आपकी 4 हो जाती। तो u और w में बांटने के बाद
जो बचा है वह आपके V में जाएगा। लेकिन पुनः ध्यान रखना है कि V में एटलीस्ट कम से कम एक सिंबल, एक टर्मिनल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने V इज इक्वल टू बी रखा है, तो आप देख सकते हैं कि U V W को जब वापस से जोड़ेंगे तो पुनः हमें Z मिल जाएगा, A के पावर 3 B के पावर 3। तो इस तरीके से जो स्ट्रिंग, एक सैंपल स्ट्रिंग जो हमने L से लिया था उसे 3 हिस्से में बांट दिया, और बांटते समय जो नियम थे उसके तहत UW की जो पूरी लेंथ है उसको हमने नंबर ऑफ स्टेट्स के बराबर या उससे लेस रखा है, और V की लेंथ को हमने 0 नहीं रखा है। एक बार यह डिवीजन होने के बाद अब हम चेक करेंगे पंपिंग लेमा को लागू करके। तो आपने देखा हमने चरण 3 में UA3 V इज इक्वल टू बी और W इज इक्वल टू बी स्क्वायर 3 हिस्से में बांटा था। अब हम इसको UV के पावर IW में पुट कर देंगे। तो आप देखिए वहां पे लिखा हुआ है A के पावर 3, B आपके ब्रैकेट में उसके पावर I है और B स्क्वायर है। अब हमें देखना है कि I के अलग अलग वैल्यू के लिए पुनः I 0 से शुरू होगा, 1 2 3 ऐसे अलग अलग वैल्यू के लिए हम स्ट्रिंग जनरेट करेंगे, और उस स्ट्रिंग को जाके चेक करेंगे कि वह L का हिस्सा एलिमेंट है या नहीं है। तो देखिए जब हमने I इज इक्वल टू 0 रखा तो इसका मतलब B का पावर I है वह 0 हो जाएगा, और जब किसी टर्मिनल का पावर 0 होता है तो वह नल हो जाता है। तो देखिए हमने वहां पे दिखाया आपको कि A की पावर 3 नल B स्क्वायर। जब इसको हम जोड़ेंगे तो हमको मिल रहा है A की पावर 3 B स्क्वायर। लेकिन हमारा जो रेगुलर लैंग्वेज है, अगर आप गौर करेंगे, वह A टू पावर n B टू पावर n। इसका मतलब A के ऊपर में जो पावर है और B के ऊपर में जो पावर है वह दोनों सेम है। लेकिन I इज इक्वल टू 0 रखने के बाद यहाँ पे A के पावर 3 आ रहा है और B स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब यह उस रेगुलर लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है। इसीलिए मैंने लिखा है वहां पे A की पावर 3 B स्क्वायर इज नॉट एलिमेंट ऑफ L, वह L का हिस्सा नहीं है। पुनः हम I इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो देखते हैं कि जो आखिरी में जो रिजल्ट आता है वह A3B3 है, A टू पावर 3 B टू पावर 3। बट ये आपको पुनः ध्यान रखना है कि यह गणित का पावर नहीं है, वह 3 बार A लिखा है तो उसे शॉर्ट फॉर्म में छोटे रूप में A पावर 3 लिख दिया है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वह 3A 3B है, A B, और यह हमारे L का लैंग्वेज का हिस्सा है। लेकिन जब I बराबर 2 रखते हैं तो आप देखिए वहां पे 3A B टू पावर I मतलब B स्क्वायर और वापस से B स्क्वायर जैसे हमने डिवाइड किया था। तो जब इसको पुनः कम जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे 3A A और 4B B। और हमारा जो लैंग्वेज है जिसे पूछा गया है चेक करने के लिए कि यह नियमित है कि नहीं, उसमें साफ दिखाया गया है कि A की संख्या और B की संख्या बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे A की संख्या 3 है, B की संख्या 4 है। इसका मतलब यह भी एलिमेंट नहीं है उस L का। पुनः आपको समझा रहा हूँ, हमने जो समझाया है, जो पावर इसमें आपको दिखाया है, वह पावर नहीं है, वह उस सिंबल का रिपीटेशन है कि A की पावर 3 इसका मतलब A 3 बार, B का पावर 2 या B स्क्वायर इसका मतलब B 2 बार। तो इस तरीके से हमने I की कुछ वैल्यू के लिए हमने निकाल लिए कि जैसे I बराबर 0 और I बराबर 2 के लिए जो हमारा रिजल्टिंग स्ट्रिंग आया है वह लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है, L का हिस्सा नहीं है, और I बराबर 1 के लिए वह उसका हिस्सा है।
तो अब हम उस नंबर को अलग निकाल लेते हैं। हम उस विशेष पूर्णांक i जिससे यह पता चलता है कि जो u v⁴ i और w जो रिजल्ट आता है वह l का हिस्सा नहीं है, हम उसे निकाल देते हैं। तो हमने जो ऊपर जो वैल्यू निकाला उसमें हमने देखा कि i बराबर 0 और i बराबर 2 के लिए वह l लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि शुरू में हमने माना था कि l हमारा रेगुलर लैंग्वेज है, वह हमारी नियमित भाषा है, लेकिन चरण 6 में आने के बाद समझ में आता है कि नहीं, i बराबर 0, i बराबर 2 और आगे अगर हम और वैल्यू अगर उसमें डालें i के अलग अलग वैल्यू तो हमको और भी बहुत सारे वैल्यूज मिलेंगे। पंपिंग लेमा बोलता है कि किसी एक वैल्यू के लिए अगर u v⁴ w अगर l का हिस्सा नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि लैंग्वेज l रेगुलर नहीं है। उसी को समझाने के लिए यहाँ पे हमने i के दो वैल्यू निकाले और आपको बताया कि i बराबर 0 और i बराबर 2 रखने के बाद जो स्ट्रिंग आ रहा है वह l का हिस्सा नहीं है। अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि l नियमित नहीं है। तो इस तरीके से हमने यह देखा कि जो प्रश्न हमको पूछा गया था a⁴n b⁴n, जहाँ पे n की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर या उससे बड़ी है, वह नियमित है कि नहीं। तो पंपिंग लेमा का उपयोग करते हुए यह निष्कर्ष निकाले कि l नियमित नहीं है। हम पुनः एक दूसरे तरीके का प्रश्न ले रहे हैं ताकि अगर किसी तरीके का शंका हो, अगर कोई डाउट हो तो वह दूर हो सके। तो देखिए यहाँ पे एक और प्रश्न हमने लिया हुआ है कि कोई लैंग्वेज l है जो a⁴p है और p एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य मीन्स p किसी और संख्या के थ्रू विभाजित नहीं हो सकता। तो हमें यह बताना है कि यह रेगुलर है कि नहीं। तो पहले हम मान लेते हैं कि l बराबर a⁴p एक रेगुलर लैंग्वेज है और हमने आपको समझाने के लिए उसके सेट को दिखाया है वहां पे। जैसे अभाज्य संख्या 1, 2, 3, 5, 7, 11, तो हमने p के अलग अलग वैल्यू, एक बार 1 रखा a⁴p में तो a आ गया, एक बार 2 रखा तो a लिखा हुआ है, एक बार 3 रखा तो a लिखा हुआ है, 5 रखा तो 5a लिखा हुआ है, 7 रखा तो 7a लिखा हुआ है। वैसे हम 11 लिख सकते थे, 13 लिख सकते थे। तो इस तरीके से तो हमारा लैंग्वेज a⁴p है, जहाँ पे p एक अभाज्य संख्या है जिसको हम प्राइम नंबर भी बोलते हैं, और उसका जो रेगुलर सेट l हमने बता दिया। अब पुनः हमें यह मानना है कि हाँ, हमारे पास एक सीमित स्वचालन प्रणाली या फाइनाइट ऑटोमेटा है जो इस लैंग्वेज l को एक्सेप्ट करेगा। इसका मतलब उस रेगुलर सेट में जितने भी स्ट्रिंग है a, AA, AAA, 5a, 7a, ये सभी को वो एक अकेला फाइनाइट ऑटोमेटा स्वीकार करेगा और उसमें जो स्थिति है वह 5 है। पुनः 5 की जगह में आप 6, 7, 8 कोई भी आप नंबर ले सकते हैं। तो हमने जब स्थिति 5 लिया तो उसके हिसाब से हमें कोई एक स्ट्रिंग ऐसा नहीं चुनना पड़ेगा जिसकी लंबाई 5 से ज़्यादा होना चाहिए या 5 के बराबर होना चाहिए। इसलिए हमने एक स्ट्रिंग चूज किया L से जिसमें 7a है। आप देख सकते हैं Z = AAA 7 बार है। उसके बाद आपको पता है चरण 3 में हम उसको u v w 3 हिस्से में बांटते हैं और बांटते टाइम हमें विशेष ध्यान रखना है कि u w की जो लेंथ है, लंबाई है, वह 5 के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए और v 0 नहीं होना चाहिए। उसी के तहत देखिए u में हमने 4a ले लिया, w में हमने 1a ले लिया, क्योंकि इनकी जो मिली जुली लंबाई है वह 5 हो गई और बीच में जो बचा 2a उसको हमने v पे डाला है। तो हमें u v w तीनों मिल गए। उसके बाद चरण 4 में फिर हम क्या कर रहे हैं, उस u v w को
ये u v टू पावर i w में पुट कर दिए, तो आप देख सकते हैं वहां पे 4a के बाद a के पावर i लिखा हुआ है, फिर उसके बाद a लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, i की अलग अलग वैल्यू इसमें डालना है। जैसे i बराबर 0, तो i बराबर 0 डालने के बाद जो रिजल्टिंग स्ट्रिंग आया है वह a की पावर 5 है। अगर हम उसके रेगुलर सेट में जाके देखें जहां पे एल ए, डबल ए, ट्रिपल ए, 5a लिखा है, इसका मतलब 5a एलिमेंट ऑफ एल है। फिर i इज इक्वल टू 1 डालते हैं, 1 डालते हैं, तो अब आपका जो रिजल्टिंग स्ट्रिंग आ रहा है वह 7 आ रहा है, और वह 7 जो है वो भी आपके रेगुलर सेट एल का हिस्सा है। इसका मतलब वह भी एलिमेंट ऑफ एल है। लेकिन जब i बराबर 2 रखते हैं और जब आप उसका स्ट्रिंग डालते हैं तो देखिए उसकी जो नंबर है वह कितनी हो जाती है, 4, 4, 8, रेक 9। उसकी जो नंबर हो जाती है वह 9 हो जाती है। और 9 जो है वह अविभाज्य या संख्या नहीं है, वह प्राइम नंबर नहीं है। 9 आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब यह लैंग्वेज ऑफ एल नहीं है। इसका मतलब हमें i बराबर 2 के लिए एक ऐसी स्ट्रिंग मिल रही है जो लैंग्वेज ऑफ एल नहीं है, मतलब रेगुलर लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब यह विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। इसका मतलब यह भाषा भी नियमित नहीं है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमने इस व्याख्यान में हमने चर्चा किया कि पंपिंग लेमा क्या, पहले हमने देखा कि फाइनाइट ऑटोमेटा या नियमित स्वचालन प्रणाली और नियमित भाषा के बीच में क्या संबंध है। उसके बाद हमने चर्चा किया पंपिंग लेमा के बारे में। हमने यह देखा कि पंपिंग लेमा को कैसे परिभाषित किया जाता है, और उसके बाद हमने देखा कि अगर किसी भाषा को चेक करना है कि वह नियमित भाषा है या नहीं है, तो चरणबद्ध तरीके से उसको पंपिंग लेमा के सिद्धांत में कैसे उसको अप्लाई करना है, ताकि हम निर्णय ले सके कि भाषा नियमित है या नहीं है। धन्यवाद।